हेलो एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज के सेकंड वीडियो में हमारे साथ है कमल भैया, जिनकी एक्सपर्टीज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है और वो आप सभी 11th-12th के बच्चों को बोर्ड्स के एग्जाम के लिए गाइड करेंगे और आपकी फाउंडेशन बिल्ड करने में भी हेल्प करेंगे कि आप कैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं और बोर्ड्स में भी अच्छा कर सकते हैं। सो भैया, एज यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन बट स्टिल बच्चे जो आपको नहीं जानते हैं, थोड़े बहुत जो गिने चुने हैं, उनके लिए आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू शैलजा एंड वेलकम एवरीवन टू द चैनल। जैसा कि शैलजा ने आपको बताया, मैं केमिस्ट्री का टीचर रहा हूं और काफ़ी वर्षों तक मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, पर ड्यू टू वर्कलोड अभी मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना बंद कर दिया है। पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी चाहिए 11वीं और 12वीं के बच्चों को, ताकि उनकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से हो और इसके साथ साथ ही वो अपनी फाउंडेशन को भी अच्छा कर सके। क्योंकि 11वीं 12वीं में अगर आप अच्छे से करते हैं तो केमिस्ट्री पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में आप अपनी नीट और जेई तक की तैयारी 11th-12th के साथ ही कर सकते हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम लोग इस पर डीप डिस्कशन करने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, सर ने मुझे भी पढ़ाया है। सबसे पहले भैया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि बुक्स होती हैं, तो आप बताइए कौन सी बुक्स बच्चों को लेनी चाहिए 11th-12th के लिए। जहाँ तक 11th-12th में बुक्स का सवाल है केमिस्ट्री के लिए, तो सभी बच्चों को अपने पास एनसीईआरटी तो रखनी ही है। एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर सिर्फ एनसीईआरटी से आप केमिस्ट्री का सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं 11th के लिए पहले बात करूं, फिर बाद में 12th पर हम लोग आएंगे। 11th क्लास में एनसीईआरटी के साथ आपके पास कोई ना कोई एक साइड बुक होनी चाहिए, रिफ्रेशर बुक होनी चाहिए। जैसे कि आप जीआरबी की बुक ले सकते हैं, जो कि ओपी टंडन सर की है, या फिर आप प्रदीप पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, वही बहुत अच्छी बुक है। पर ध्यान रहे कि ये दोनों बुक थोड़ी सी बल्कि हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा इनको पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी के साथ जीआरबी या फिर तो प्रदीप की बुक ले सकते हैं। पर कुछ बच्चे जो कम समय दे पाते हैं, वो उतना समय केमिस्ट्री को नहीं देते पढ़ने के लिए, वो फिर इनके अलावा एक ऑल्टरनेटिव बुक होती है एग्जाम आइडिया, वो ले सकते हैं, जो कि उनको स्कूल एग्जाम्स में तो अच्छा स्कोर करा देगी। पर इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप जीआरबी या फिर तो प्रदीप की बुक ही ले एनसीईआरटी के साथ में 11th क्लास में। सिमिलरली अगर आप 12th क्लास में हैं तो वहां पर भी आपको एनसीईआरटी बुक तो लेनी ही होगी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ट बुक होती है। उसके साथ आपको साइड बुक लेनी होगी। अगर आपके पास समय है इतना पढ़ने का कि आप सेल्फ स्टडी और इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं, तो ही साइड बुक लीजिएगा, क्योंकि रिफ्रेशर्स थोड़ी मोटी होती हैं। जीआरबी की या फिर तो प्रदीप्स की आप ले सकते हैं। फिर से मैं बताऊंगा, अगर आपके पास समय कम हो तो यहाँ पर भी आप एग्जाम आइडिया बुक ले सकते हैं, जिसमें की जो पूरी थ्योरी है चैप्टर की, वो नोट्स के फॉर्म में पॉइंट वाइज दी गई होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस उसके एंड में होते हैं, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि जीआरबी और प्रदीप में भी होंगे। बट फर्क ये होगा कि जीआरबी जो कि ओपी टंडन की बुक है और प्रदीप्स, इन दोनों में थ्योरी बहुत गहराई के साथ होगी और बहुत सारे इंटरनल सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह भी होंगे। तो अगर आप इतना समय दे पाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको जीआरबी या प्रदीप्स के साथ जाना चाहिए। सब डिपेंड करता है कि आप कितना एंगेज्ड है अपनी पढ़ाई में, कितना समय दे पाते हैं। तो ये बुक्स अच्छी है। इसके अलावा 12th क्लास में क्योंकि बोर्ड एग्जाम होता है, तो वहां पर आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। 11th के लिए तो कोई बात नहीं, आप स्कूल एग्जाम ही होगा तो वो सारे क्वेश्चंस आपको उन बुक से प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। पर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है इन द एंड। तो आपके पास प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए 12th क्लास के लिए स्पेसिफिकली। तो उसमें हर एक चैप्टर के आपके बोर्ड के जो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उनको आप एक एक करके तैयार करेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब। तो इस प्रकार से आपके पास ये बुक्स बोर्ड्स के लिए होनी चाहिए, कहने का मतलब 11th और 12th के लिए होनी चाहिए। भैया, जो बच्चे नीट और जी की भी साथ में तैयारी करना चाह रहे हैं 11th-12th के, तो उनके लिए भी तो कुछ बुक होंगी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे। हाँ, ओके। जो बच्चे अपनी 11th और 12th के साथ ही जेई और नीट को फोकस कर रहे होते हैं, टारगेट कर रहे होते हैं, तो उनको क्या करना है, जो बुक्स मैंने अभी आपको 11th-12th के लिए बताई, उनके साथ एडिशनली आपको अगर आप जेई का टारगेट कर रहे हैं तो जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेनी है, 30 ईयर्स या 37 ईयर्स ऐसे करके आती है। और नीट की टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप नीट के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ले लेंगे। मतलब कि ऐसी बुक होगी जिसमें आप हर एक चैप्टर के पिछली वर्षों में पूछे गए सवालों का कलेक्शन देखेंगे। जैसे आपने 11th का पहला चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो उसके फिर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको कॉम्पिटिशन्स में, उनको आपको कर लेना है। लेकिन ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने बेसिक्स की तैयारी सही से करे होंगे। पता चला आपके स्कूल में जो चैप्टर पढ़ाया गया या आपके एकेडमिक्स में जो आपको चैप्टर पढ़ाया गया वो आपने सही से पढ़ा नहीं, पर आप लेके घूम रहे हैं जेई और नीट की वो, उससे कुछ नहीं होना है। आपको बेसिक फाउंडेशनल चीजें वो पहले करनी है और उसके बाद ये करनी है।
ठीक है, क्योंकि जेई और नीट ही सब कुछ नहीं है। अगर आपने इसी के पीछे आप पड़े रहे कि हम किसी तरीके से इसको कर लें, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपके फाउंडेशन भी उतनी स्ट्रांग आपने करी नहीं, सिर्फ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के चक्कर में बने रहे। क्वेश्चंस आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आप थॉरो डेप्थ कंटेंट जानते होंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, सिलेक्शन तभी होगा, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज सारी लेनी है। और बुक्स की जैसा आपने पूछा, तो PYQs आप ले लेंगे, जेई में जा रहे हो या फिर नीट के लिए जा रहे हो, दोनों के लिए ही अलग अलग बुक्स आती हैं। अरिहंत की या किसी भी पब्लिकेशन की वो तो आपको मिल ही जाएगी। ऐसा आप 11th-12th के साथ साथ कर सकते हैं। तो भैया तैयारी कब शुरू करनी है जी और नीट की? बुक्स तो हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कब तैयारी शुरू करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो 10th क्लास के बाद ब्राइट बच्चे होते हैं, होशियार होते हैं, और जिनके पेरेंट्स काफी अवेयर होते हैं, तो वो अपने बच्चे को 10th के बाद ही तैयारी में डाल देते हैं। और बहुत सारे बच्चे अपने इन दोस्तों को देख के तैयारी में लग जाते हैं। अब यहाँ पर हमको बहुत क्लियरली ये समझ आना चाहिए कि हम 10th के बाद तैयारी करने की स्थिति में है या फिर नहीं है, कि हम सिर्फ क्राउड को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th बहुत अच्छे से करते हैं, 10th की सारी चीजें सीख कर जाते हैं 9th-10th की। तो वो बच्चे जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, वो तो 11वीं-12वीं में जब स्कूल पढ़ने जाएंगे तो स्कूल की सारी नॉलेज स्कूल में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उनको फिर स्कूल का कंटेंट पढ़ने के लिए घर पे टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बच्चे शाम को फ्री हैं, वो जाके कॉम्पिटिशन्स की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जो अच्छा लगे उनको, जैसा उनके लिए पॉसिबल हो। तो वो 10% बच्चे तो टैकल कर पाएंगे उसको, जो है उसके साथ बियर अप कर पाएंगे। पर जो बच्चे उनको देख के फॉलो करके केवल क्राउड में चले गए कि मेरा दोस्त टॉपर है, उसने किया तो मैं भी करूंगा, उनके साथ प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि नियर अबाउट 80% बच्चे या 70% बच्चे तो एवरेज बच्चे होते हैं। जो बच्चा 80% के आसपास नंबर ला रहा है वो एवरेज बच्चा ही है, वो बड़ा टॉपर नहीं होता है। हालांकि मार्क्स सब कुछ डिसाइड नहीं करते, लेकिन जनरली बच्चे एवरेज बच्चे होते हैं, बहुत ब्राइट माइंडेड बच्चे तो कम ही होते हैं। तो एवरेज बच्चे जो सिर्फ अपने दोस्तों को देखकर या ट्रेंड को देखकर चले गए कोचिंग करने के लिए, और शायद वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो 10th की भी कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते, तो उनके सामने फिर प्रॉब्लम आती है। और अगर वो किसी वजह से अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, जेई और नीट मान लीजिए उनका क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वो उस रेट रेस में अपने आप को डाले भी रहे, तैयारी भी नहीं हो पाई अच्छे से, और उनकी फाउंडेशन भी स्ट्रांग नहीं हो पाई, तो आगे चल के वो किसी और स्ट्रीम के काबिल भी फिर नहीं रह पाते हैं, और उनका कॉन्फिडेंस बहुत लैग कर जाता है। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बनी है, कौन सा पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम जेई और नीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एवरेज बच्चा सिलेक्शन नहीं ले सकता। जो बच्चा एवरेज है, इसका मतलब उसने अभी तक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो उसको अब और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर कोई बच्चा 10वीं में बहुत अच्छे से मेहनत नहीं कर पाया, तो 11वीं और 12वीं में बहुत अच्छी मेहनत कर पाएगा, इसके चांसेस कम होते हैं। पर अगर कोई कर लेता है तो वो खुद को बेहतर कर भी लेता है। तो जो बच्चे बहुत मेहनत करके खुद को 10th से ज्यादा मेहनत करके अच्छा बना सकते हैं, तो अगर उनका 10th मान लीजिए 75, 80 या 85% रहा, तो भी उनकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, तो वो लोग भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। पर एवरेज बच्चे जो ज्यादा मेहनत नहीं करते, उनको सिर्फ भीड़ में देख के कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। उनको अपनी 11वीं 12वीं अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, फाउंडेशन लेनी चाहिए अच्छे से उनको, और 12th के बाद तैयारी कर सकते हैं। सो भैया 11th-12th की पढ़ाई के टाइम पीरियड में बच्चों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने की? ओके, 11वीं और 12वीं के दौरान बच्चों को पढ़ते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इनफैक्ट किसी भी क्लास में है तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है, क्लास मतलब कि स्कूल में या कोचिंग में, दोनों जगह क्लास ही है, जहां भी आप पढ़ने जा रहे हो वहां फोकस से आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझिए। आपके टीचर आपको 1 पेज 2 पेज 5 पेज जितना पढ़ा रहे हो उसको ध्यान से समझिए, और घर जाके सेम डे उसको रिवाइज करिए। ऐसा आप रेगुलरली करते रहिए, और जब चैप्टर खत्म हो जाए, टीचर आपके उस चैप्टर को कंप्लीट कर दें, तो बहुत बार तो क्या होता है, टीचर्स ही सारे क्वेश्चंस भी करा देते हैं बच्चों के प्रैक्टिस के लिए, पर बहुत टीचर्स नहीं भी कराते हैं, पर आपको करना पड़ेगा। टीचर ने क्वेश्चंस करा दिए तो भी, नहीं कराए तो भी आपको तो करना ही है। तो जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसको कंप्लीट होने के बाद खुद से पूरा पढ़ना है एनसीईआरटी से, और उसके सारे क्वेश्चंस अगर सर ने करा दिए तो भी तुम्हें दोबारा करने हैं, और नहीं कराए तो भी तुम्हें दोबारा करने हैं। इसके बाद बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, चाहे आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और अगर आप जेई नीट के लिए जाना है तो फिर तो आपको पता ही है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए आपको साइड रिफ्रेशर बुक जो मैंने अभी आपको बताई, जीआरबी या प्रदीप,
उससे भी उस चैप्टर को पढ़ना है। तो जब आप उस चैप्टर को जेआरबी या प्रदीप से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो सर ने आपको पढ़ाया उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी दिए गए, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले दिए गए हैं जो कि आपके काम आएंगे कॉम्पिटिशन्स में। तो जो चैप्टर होता जा रहा है उसको आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, और जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के वो तो सारे करने ही करने हैं भैया। उसके अलावा आपको रिफ्रेशर बुक प्रदीप से ले लीजिए या जेआरबी, जो भी आपको पसंद आती है, दोनों ही अच्छी बुक है, ठीक है। तो उससे आपको वो चैप्टर करते चलना है। ऐसे ही आपको हर एक चैप्टर के लिए करना है, 11th में भी और 12th में भी। बस 12th में एक्स्ट्रा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ बोर्ड्स वो और करनी है एंडिंग में। ये स्ट्रेटजी आपको सिंपल रखनी है, आपको बहुत अच्छा इससे आराम से केमिस्ट्री में हो जाएगा। अगर आपके पास समय कम है तो मैंने आपको बताया आप एग्जाम आइडिया से भी काम चला सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा, पर डेप्थ नॉलेज लेना ज्यादा अच्छा रहता है। हो सकता है आगे चल के आप केमिस्ट्री में आगे चल के टीचर बने या प्रोफेसर बने, तो इन डेप्थ नॉलेज होगी तो आप अपने बच्चों को और अच्छे से समझा पाएंगे। सिर्फ जेई और नीट जाके आपको कॉर्पोरेट जॉब करना ही अगर आपका टारगेट है तो वो अलग बात है, अदरवाइज अच्छे टीचर्स भी सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो अभी से आप खुद को कॉन्स्टेंट ना करिए कि मेरे को किसी कंपनी में ही जाके जॉब करनी है, मेरे को कंप्यूटर पे जाके डाटा साइंटिस्ट ही बनना है। आपको क्या पता प्रोफेसर बनना पड़ा, एक प्रोफेसर बन के आप हजारों बच्चों को अच्छा कर सकते हैं। तो उस समय आपको इन डेप्थ नॉलेज की नीड रहेगी, वो आपको तभी मिलेगी जब आप इन बुक्स को थोरोली गहराई से पढ़ेंगे। सो भैया, बच्चों को एनसीईआरटी केमिस्ट्री की तो अच्छी लगती है, लेकिन वो साथ ही में डरते भी है कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज्यादा है इस बात से। इस पे क्या कहना है आपका? हाँ, ये एक बहुत बड़ा नोशन है और प्रचलित भी है, केमिस्ट्री की बहुत बुराई भी होती है इसकी वजह से। एनसीईआरटी की बुक्स की जो केमिस्ट्री में अगर हम बात करें, बहुत तारीफ होती है, सभी टीचर्स अच्छा बताते हैं। अगर आप कभी भी गूगल करेंगे कि केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स 11-12 के लिए, तो सबसे ऊपर आपको एनसीईआरटी का नाम मिलेगा, बाकी सब बाद में आएंगे चाहे कोई भी हो। क्योंकि केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उनको बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, और कोई भी बच्चा अगर उसके पास कोई टीचर नहीं है, ऐसी जगह पर रह रहा है कि उसके पास टीचर या कोचिंग का कोई स्रोत नहीं है, तो वो किताब की वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन अगर पढ़ता है एनसीईआरटी से, तो भी उसको चैप्टर काफी हद तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके जो बीच में सॉल्व प्रॉब्लम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के अलावा पीछे बैक क्वेश्चंस है, वो भी बहुत सारे काफी बड़ी संख्या में है। तो काफी अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी, इसलिए एनसीईआरटी की बहुत तारीफ होती है। दूसरा कारण यह है एनसीईआरटी की तारीफ का, वो ये कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन जेईई और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इतनी मोटी बुक पढ़े तब उसमें से क्वेश्चन आए, और इतनी पतली बुक से क्वेश्चन आ जाए, तो किसमें से ज्यादा अच्छा रहेगा प्रोबेबिलिटी कि आप इससे पढ़ लो। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई और नीट में, तो इसलिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ होती है। अब इसकी डिमेरिट ये है, लोग इसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, कि कोई एक रूल बना और फिर नीचे लिख दिया कि ये इसमें लागू नहीं होगा। अब इसमें बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर रूल बनाई क्यों था जब फॉलो ही नहीं होना था। तो देखिए, केमिस्ट्री में क्या है कि 3 मुख्य हिस्से होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इसमें आपको सबसे पहले जो है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको कनेक्ट होंगे, आपके आसपास हो रहे होंगे। मैथ्स और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी लगती है, उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती हैं, तो वो इंटरेस्टिंग लगती है। और फिजिकल केमिस्ट्री से मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बस थोड़ा सा आप प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें अपनी स्किल्स डेवलप करें, आपके टीचर्स जब आपको पढ़ाएं तो उसको ध्यान से समझिए। दूसरा नंबर पर आप ऑर्गेनिक करिए, पहले फिजिकल फिर ऑर्गेनिक करिए। ऑर्गेनिक में क्या है, अगर आपने जैसे 11-12 में है तो वहां पर जीओसी का चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर उसमें कॉन्सेप्ट्स आपके टीचर्स जब पढ़ाएंगे, आपको एंडिंग साइड में वो चैप्टर है जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, तो वो जब आप अच्छे से समझ लेंगे कि भाई किस तरह का कंपाउंड एडिशन रिएक्शन देगा, किस तरह का कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन देगा, किस तरह का कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, किस तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, है ना, कौन कहां पर क्या रीअरेंजमेंट होगा, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आप 11वीं में समझ गए कि कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड क्या करेंगे, एल्कीन्स क्या करेंगे, अल्कोहल क्या करेंगे, एल्डिहाइड्स क्या करेंगे, तो जब यही चैप्टर आपके पास 12वीं में आएंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होती है, और अगर बेंजीन का कंपाउंड है तो उसमें क्या होने वाला है, अल्कोहल के साथ क्या होने वाला है। और अगर आप बस ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ के क्वेश्चन आंसर्स करके किसी तरह 11th में काम चला लिया तो आपको 12th में ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो 11th में ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि 12th में अच्छा हो। ऑर्गेनिक को आप सिंपली एनसीईआरटी से पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको आपके टीचर्स की हेल्प चाहिए होगी। टीचर जब आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ये जो मान लीजिए बेंजीन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि उसमें क्लोरीन लग गया है तो अभी वो क्या करेगा, और अगर सीएचओ लग गया है तो अभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो उससे क्या होता है, डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस आ जाता है। तो ये बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ये 11th में है। अगर आपने 11th में नहीं पढ़े तो 12th में टीचर डायरेक्ट बता देगा कि यहाँ पर ऐसा होने वाला है, आप तुम्हें पता ही नहीं होगा ये कैसे हो गया। तो इसलिए ऑर्गेनिक के जो बेसिक्स है वो 11th में आपको सीखने हैं, 12th में अप्लाई होंगे वो। तो ऑर्गेनिक में आपको टीचर की हेल्प चाहिए होगी। फिजिकल तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पे जो केमिस्ट्री का सबसे बदनाम हिस्सा आता है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से केमिस्ट्री को बहुत लोग बुरा भी मानते हैं कि ये बेकार सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। देखिए फिजिकल में याद नहीं करना है, समझना है, ऑर्गेनिक में समझना है, बहुत अच्छा पोर्शन है ये। ठीक है, मैंने करीब 10 से 12 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी रहती थी, उसमें है थोड़ा सा कि आपको याद करना है विद एक्सेप्शंस, तो वो थोड़ा सा इस वजह से लोगों को कम पसंद आती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन एक फायदे की बात भी है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको जेई और नीट में मिलेंगे, आप अंडरलाइन करके ढूंढ लेना आके पेपर के बाद में। अच्छा, एक्सेप्शंस अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो उनका भी कोई ना कोई कारण होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। जैसे एक पर्टिकुलर अगर मैं एग्जांपल लूं कि 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फिर बीच में जाने के बाद वो पेयरिंग होने लग जाती है, तो वो बताते हैं कि कहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो कहां पर मेटेलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, है ना। तो वो कॉन्सेप्ट्स के साथ जब आप समझेंगे तो आपको एक्सेप्शन भी काफी हद तक समझ में आएगा। तो अब इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आप हो सकता है उस पतली सी एनसीईआरटी की बुक से ना समझ पाए, उसमें दिए सारे रहेंगे, पर क्योंकि वो निबंध की तरीके से बुक लिखी हुई है इसलिए वो थोड़ी सी वहां बोरिंग भी लगने लगती है, खासतौर पे इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में। तो वहां पर मैंने आपको बताया जीआरबी से या फिर आप प्रदीप से पढ़ सकते हो उन चैप्टर्स को, तो ये आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा केमिस्ट्री में। भैया अभी थोड़ी देर पहले आप करियर ऑप्शंस की बात कर रहे थे कि आप कंपनियों में कंप्यूटर के सामने बैठ के खिटखिट करना है वगैरह वगैरह, तो कुछ और करियर ऑप्शन नीट और जी के अलावा अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? देखिए क्या है, इस समय जो समय है लोग थोड़ा सा आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद जो हमारे 10th के टॉपर्स होते हैं, हर वर्ष करीब में 20-22 10th के टॉपर्स निकलते हैं हमारी क्लासेस से, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि बेटा आप क्या करना है, तो मतलब बिना कुछ भी सोचे जेई करना है, बिना कुछ भी सोचे नीट करना है। मतलब दुनिया में यही दो चीजें हैं जो सबसे अच्छी हैं। हो सकता है ये इस समय सबसे अच्छी भी हो, इनका क्रेज भी हो, वो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, बट सबके अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हो सकते हैं। मेरा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट था बहुत अच्छा, और सच में वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी था, तो मैंने उससे पूछा बेटा तुम तो बहुत होशियार हो, तुम्हें जनरल नॉलेज भी बहुत ज्यादा है, तो तुम्हें तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए। हालांकि मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ और साइंस का टीचर हूँ, तो मेरे को सिविल सर्विसेज से उतना ज्यादा इंक्लाइन नहीं हूँ मैं उस तरफ, पर वो बच्चा बहुत होशियार था। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तुम्हें सिविल सर्विसेज तरफ जाना चाहिए, तुम उसमें अच्छा करोगे। तो उसने कहा कि पर भैया मैं जेई करूंगा। तो मैंने पूछा कि भाई अगर इतना समझदार बच्चा जेई बोल रहा है तो कुछ सोच के ही बोल रहा होगा। तो उसने बोला कि हाँ भैया मैं जेई करूंगा। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है, तुमने इंजीनियर बनने का क्यों सोचा? तो उसने बोला कि भैया अब इसके अलावा कोई और ऐसा रास्ता डायरेक्ट दिखता नहीं ना कि हम यहाँ से अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। वहां पे क्या है कि अपना इंजीनियरिंग करेंगे और कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वो उतना अच्छा बच्चा था, पर वो इस तरह का आंसर देगा ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया कि कंपनी आपको वहां प्लेसमेंट दे देगी इसलिए आप बीटेक करने जा रहे हो। मतलब आपको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है कि आप जाके कोई एग्जाम क्रैक करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाके पहुंच सकते हो या कहीं रिसर्च कर सकते हो जाके किसी बड़ी जगह पर, ये उसको भरोसा नहीं आया। ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा। जैसे कोई एवरेज बच्चा है उसको लगता है कि यार पता नहीं मैं कंपटीशन फेस कर पाऊं ना कर पाऊं, गवर्नमेंट एग्जाम्स आए या ना। पता चला गवर्नमेंट एग्जाम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आज फॉर्म आया, पता नहीं अगली साल आए कि ना आए, 2 साल बाद आए। तो लोगों को ये वेट करने का जो पीरियड है और रिजल्ट लेट होता है, कभी एग्जाम्स में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं, ये थोड़ा सा कम पसंद आता है। ये सब चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग भेड़ चाल में कि हम सबको यही करना है। आप देख रहे हैं अभी मैं एससी वर्मा सर का उस दिन वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि आज के टाइम पे जो बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं और जो पहले के टाइम पे बच्चे तैयारी करके आते थे आईआईटी की, उनमें बहुत अंतर है। पहले रिटन एग्जाम होता था तो वो सवाल करके दिखाते थे, तो हमें पता चलता था कि बच्चा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है सही कर रहा है अलग है। पर अब क्या है कि उसको ऑप्शन टिक करना है, उसने ऑप्शन टिक कर दिया, ट्रिक से सीख के आया, चाहे अंदाज से किया, कैसे किया कुछ पता नहीं चलेगा आपको। वो सिलेक्ट हो गया, अच्छे नंबर आ गए, अच्छा कॉलेज मिल गया। लेकिन जिन टीचर्स ने उसको बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह सिखाकर फॉर्मूले याद करवा के कॉलेज में तो भेज दिया किसी तरीके से, पर अब यहाँ पर तो उसको चीजों को समझना पड़ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, अब उनके पास वो टीचर या वो कोचिंग नहीं है ना। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। तो 25% ऑफ द बच्चे आईआईटी में आकर फेल हो रहे हैं। अब आईआईटी में आया तो होशियार बच्चा ही होगा, पर वहां आके भी फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो तैयारी करी वो सिर्फ एग्जाम क्रैक करने की करी, सब्जेक्ट लर्निंग की नहीं करी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको केमिस्ट्री पसंद हो, फिजिक्स पसंद हो, बायो पसंद हो, मैथ पसंद हो, आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पसंद हो, उसकी इन डेप्थ नॉलेज लीजिए।
आप एग्जाम कोई भी क्रैक करो, आप क्लैट क्रैक करिए, क्लैट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आप उसको करिए, है ना। या कोई भी आप सिविल सर्विसेज के लिए आप बीए की तरफ भी जा सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में जाइए, लेकिन नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट आपको पूरी अच्छे से होनी चाहिए। एग्जाम आप क्रैक करिए, ऐसा नहीं है कि आप जेई क्रैक कर रहे हो तो मैं उसके लिए आपको मना कर रहा हूँ, या मैं कह रहा हूँ जेई क्रैक करो, आप कुछ भी करो। तो आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तो खूब आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे जेई एग्जाम हो, चाहे नीट का हो, चाहे एनडीए का एग्जाम हो। पर आपको कोर कंटेंट, फाउंडेशनल नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्राई कर सकें और आप जा सके। क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो तो आपके पास दूसरे रास्ते होने चाहिए, और वो तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, आप जेई की तैयारी करें या नीट की तैयारी करें या एनडीए की तैयारी करें या सीयूईटी की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लेवल से अवेयर रहना है, उस लेवल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है। बट उन प्रॉब्लम प्रैक्टिस से पहले जो जरूरी चीज है उसको मिस नहीं करना है, वो है कोर कंटेंट की नॉलेज लेना, पूरा फाउंडेशनल नॉलेज लेना, ताकि कहीं पर भी आपको अगर प्रॉब्लम आए तो आप उस जो कॉन्सेप्ट्स आपने जो सीखे उनको आप अप्लाई कर पाए। सो भैया, जो बच्चे हम लोगों को अभी देख रहे हैं उनके लिए कुछ अभी आप लास्ट में आपके पास कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं? ओके, लास्ट एडवाइस क्या, सभी बच्चे आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, ये वीडियो सिर्फ 11th-12th वाले ही नहीं देख रहे होंगे, अलग अलग छोटे क्लास के बच्चे, 9th-10th के बच्चे भी देख रहे होंगे। जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, साइंस स्टूडेंट के तौर पर और मैथ्स स्टूडेंट के तौर पर आपको हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि जो चीजें आपको आपके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको आप ध्यान से समझते हुए चलें और साथ साथ पढ़ते हुए चलें, ताकि आपके ऊपर पढ़ाई एक बर्डन ना लगे आपको। सिर्फ एग्जाम टाइम में जब बच्चे सोचते हैं कि अरे अब मेरे एग्जाम आ गए, अब मैं पढ़ूं, तो वो एक बर्डन बन जाता है और फिर पढ़ाई उनको बर्डन लगने लग जाती है। ऐसा ना करें, आप डेली थोड़ा थोड़ा साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो आपको बहुत आराम रहेगा। इसके अलावा, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं 10th क्लास तक, इनफैक्ट 12th क्लास तक साइंस पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, तो साइंस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके आसपास हो रही होती हैं। आप उनको अगर गौर से समझेंगे, देखेंगे, तो आप चीजों को जोड़ पाएंगे, खुद को उन कॉन्सेप्ट से जोड़ पाएंगे। फिजिक्स में तो आप, फिजिक्स और बायोलॉजी में तो चीजें डायरेक्टली आप जोड़ सकते हैं खुद से, जो कॉन्सेप्ट है उनको आप फील भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। केमिस्ट्री में चीजें थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर होती हैं, तो हो सकता है वो आपको दिखाई ना दे, बट फिजिकल केमिस्ट्री आप कनेक्ट कर पाएंगे खुद से। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टेस्ट होता है, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपको पसंद आ रहा है सब्जेक्ट, उस सब को गहराई से आत्मसात करना है, पूरा उसको अच्छे से समझते हुए चलना है, ताकि आगे आप उसमें ज्यादा अच्छे से सक्सीड कर पाए। सरफेशियल नॉलेज से आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई आप, हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम अच्छा चला जाए, टेस्ट अच्छा चला जाए, या अगर आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो हो सकता है कि आप टिक मार का एग्जाम में पास भी हो जाए, पर आगे चल के आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसलिए आप चीजों को बहुत समझ के अच्छे से चलिए। और आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं बच्चों के पास, पीडीएफ्स आ गई हैं पढ़ने के लिए, ऑनलाइन वीडियोस आ गए हैं, और तमाम सारे कोर्सेस आ गए हैं, तो बहुत कुछ है। आज के 5 साल पहले, कोविड से पहले, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, बच्चों को कन्वेंशनल क्लासरूम में जाके ही पढ़ना होता था। तो अभी क्या है, कन्वेंशनल क्लासरूम का अल्टरनेटिव तो कुछ नहीं है, देखिए आप समझ लीजिए अभी, या फिर आप आज के 5 साल बाद जब ये वीडियो सुन रहे होंगे तब भी यही होगा, कन्वेंशनल क्लासरूम वो बेस्ट है। टीचर के सामने जब आप पढ़ते हैं उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे नहीं है, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और इक्वली गुड है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि क्लासरूम में टीचर आपके सामने होता है, वो आपको कंटाप भी मार सकता है अगर आप नहीं सुन रहे हो, ध्यान से गंदा लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो तो। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन कोचिंग में या सर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो अपना पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप पर, और पता नहीं आप कोई और नोटिफिकेशन चेक कर रहे हो, या आपको कोई और चीज ध्यान आ गया, वो पढ़ने लग गए, वो देखने लग गए, तो ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये थोड़े से रहते हैं। इसीलिए ऑनलाइन में जो सक्सेस रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। पर अगर आप फोकस्ड हैं तो ऑनलाइन एक बहुत अच्छा जरिया है। कम प्राइस में बहुत सारे कोर्सेज जो लॉन्च होते हैं वो बहुत अच्छी चीज है। जो इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली पुअर बच्चे हैं उनके लिए फोकस करके अगर वो अच्छे से पढ़ें, तो आप सोचिए 1 लाख का जो आईआईटी का कोर्स होता था वो 3-4 हज़ार में मिल रहा है, और आप उससे घर बैठ के सिलेक्ट हो जा रहे हैं। इससे अच्छी चीज क्या ही हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कोविड के बाद। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी हो गई है कि सबके लिए अच्छा नहीं है। सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए का कोर्स है, तो ये सोच के अपनी इंडिया में लोग क्या करते हैं, अरे ये तो सस्ता, तो ये ले लो। अब ले तो लिया, फिर सोचते हैं अरे चलो 2 ही हजार रुपए तो चले गए, कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा है। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर आपने लिया है तो उसको फोकस करके पूरा पढ़िए, सिर्फ इसलिए नहीं। अब ज्यादा पैसे का कोर्स होता है तो लोग सोच समझ के लेते हैं,
कम पैसे का कोर्स है तो बस ले तो लिया, उसमें फोकस नहीं करा, ये गलत चीज है। इसमें क्या है कि आप ना तो ऑनलाइन अच्छे से पढ़ते हो, और क्लास में सोचते हो कि हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे शाम को, और ऑनलाइन सोचते हो कि यार समझ नहीं आ रहा तो चलो हम स्कूल वाले सर से पढ़ लेंगे, दोनों ही जगह के आप नहीं रहते हो, तो ये चीज बिल्कुल ना करिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि आप जो भी तरीका आप पढ़ने का चुनते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको पहले अच्छे से सोच लो कि आप फोकस कर पाते हो नहीं कर पाते हो। अगर आप कंप्यूटर के सामने या टैबलेट के सामने स्क्रीन पर फोकस कर सकते हो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, देन ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत आप इकोनॉमिकली अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हो गई। इसके अलावा और ये कुछ एडवाइस थी मेरी तरफ से आपके लिए। बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप लोग, केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी, सारा जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स वगैरह, और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। इनफैक्ट जो आप अपने 11th-12th में पढ़ते हैं, वो तैयारी ही आपको जेई और नीट में सिलेक्शन दिला सकती है। जेई एडवांस की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन जेई मेंस और नीट दोनों ही एग्जाम में आप अपनी 11th-12th की तैयारी के साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, अगर आप अपने स्कूल लेवल की चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप टारगेटेड कंपटीशन के सॉल्व करते रहते हैं। तो बस ध्यान रहे कि टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है, ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में रहें, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायोलॉजी। और मैथ्स तो खैर आप प्रैक्टिस करेंगे ही, उसमें तो बिना प्रैक्टिस के कुछ होता ही नहीं है। थैंक यू भैया फॉर द गाइडेंस। सो बच्चों, इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे इंटरव्यू कम पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें आपको और गाइडेंस, हर सब्जेक्ट की गाइडेंस की वीडियोस मिलेंगी।